हेलो बच्चों, ये वीडियो होने वाली है हमारे सीए इंटरमीडिएट के एक सब्जेक्ट की छोटी सी डेमो। अगर आप भी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 जनवरी से हमारे अर्ली बर्ड बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी 800 मार्क्स की आपके सीए इंटर के एग्जाम के लिए। और इस बार हमारा टारगेट है नवंबर 2023, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये वीडियो डेमो लेक्चर है आपके लिए स्पेशली ऑन यूट्यूब। बाकी आपको करना है अब सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को करना है डाउनलोड। वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं स्पेशली आपके लिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी रिलेटिंग टू एडमिशन तो आप इन दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टारगेट इस बार हम सबका एक ही है कि सीए इंटरमीडिएट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, वो भी नवंबर 2023 में। ऑल द बेस्ट। तो एनीवे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्योंकि ये ऑडिट की क्लास है तो मुझे याद है बेटा कि ऑडिट की क्लास जब भी मैं शुरू करता हूँ तो ऑब्वियसली बच्चों को वेलकम तो करता हूँ, लेकिन वेलकम करते टाइम मैं एक बात बोलता हूँ कि वेलकम टू द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ऑडिट पेपर को कहा जाता है बेटा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रैक्टिकल। याद रखना बेटा, अगर तुम किसी सीनियर वगैरह से बात करोगे, सीनियर वगैरह से, तो वो तुम्हें बताएंगे कि आपके सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा फेल्योर पेपर अगर कोई है ना, सबसे ज्यादा फेल्योर अगर कोई पेपर है तो वो एक ही पेपर है बेटा जिसका नाम ऑडिट है, अगर तुम किसी से सीनियरिटी लेवल पे बात करोगे तो। इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे कारण ये है कि ऑडिट पेपर, इसमें कोई शक नहीं कि ये पेपर थ्योरेटिकल है, लेकिन थ्योरेटिकल के साथ साथ बेटा ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। बेसिकली ऑडिट ना ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। एक ऑडिटर कंपनी में जाता है ना तो वो ऑडिट करता है, परफॉर्म करता है, एक्टिविटी कैरी ऑन करता है, जिसको हम लोग एसेंशियली यहां पे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, भले ही सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हो लेकिन अप्रोच हमारा क्या होगा? प्रैक्टिकल। मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूं कि साइकिल कैसे चलानी है मैं आपको ये कॉपी में सिखाऊंगा। ढंग करे क्या? साइकिल चलाना ये अपने को कॉपी में सीखना है, तो इसीलिए कहा जाता है कि थ्योरेटिकल है लेकिन क्या बोलो? प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसमें सारी तमाम बातें अपन डिस्कस करेंगे, हर छोटी मोटी बातें, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये ऑडिट है क्या, दूसरा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा आखिर ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स की जरूरत क्यों आई, क्यों ऑडिट करने की अपने को जरूरत है। ये सारी तमाम छोटी मोटी बातें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्लास को शुरू करूं उसके पहले मैं बताऊं कि लगभग बेटा ये वाला बुक्स आपको अलॉट कर दिया जाएगा, पीडीएफ आपको हम लोग सेंड कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो हार्ड कॉपी भी इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। ये लगभग 450 पेज की एक बुक्स है ऑडिट को लेकर, ये मेरी खुद की लिखी गई बुक्स है। जब आप इसमें नीचे आओगे तो इसमें मेरे बारे में आपको कुछ डिटेल मिल जाएगा। जनरली बच्चों को लगता है कि सर आप कौन हो, तो मैं कौन हूं इसके बारे में आई थिंक सो आप लोगों को पता होगा। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिए होंगे तो अपने बारे में मैंने बताए होंगे, लेकिन फिर भी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हल्का फुल्का अपने बारे में बता देता हूं। बेटा मेरा नाम प्रकाश पांडे है, आप मुझे प्यार से पीपी भी कह सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मुझे पीपी सर कहते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स फॉर प्रकाश पांडे। बाई क्वालिफिकेशन एमकॉम, कंपनी सेक्रेटरी, एलएलबी, एलएलएम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हूं। हमारे देश में कानून की आखिरी पढ़ाई होती है बेटा, इसके बाद केवल पीएचडी का कोर्स बचता है। इसके बाद कानून की अंतिम पढ़ाई है ये। पीएचडी बस मेरा शुरू होने वाला है अगले सेशन में। एंट्रेंस एग्जाम अभी देकर आया हूं मैं पिछले 10-15 दिन पहले, तो इंशाअल्लाह आमीन अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो तुम देखोगे कि ये ब्रैकेट जो है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा। डन करेगा? लेकिन ये मेरी जो क्वालिफिकेशन है बेटा, इसको मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोलता हूं। सर आपका प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है? तो बेटा मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1995 का है और इस हिसाब से मैं 27 साल का यंग एंड इनोसेंट बंदा हूं। लेकिन मैं तब से इस प्रोफेशन को पढ़ा रहा हूं जब से मैं खुद सीएस नहीं बना था। मैं इस प्रोफेशन में 2016 से हूं। आपके जो एफएम वाले सर हैं अली नकवी सर, वही मेरे को पिछले 4 साल से हम लोग साथ ही पढ़ा रहे हैं। तो मेरी टोटल एक्सपीरियंस 6 साल की है। मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहला बैच 20 साल की उम्र में लिया था, जब मैं खुद सीएस एग्जीक्यूटिव के सेकेंड ग्रुप में था। तब से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं। सर ये ऑडिट पेपर का मेरा और इस पेपर का रिश्ता एक मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिश्ता है। ये पेपर मैं पहले नहीं पढ़ाया करता था। इस पेपर को मैंने लाइफ में सबसे पहली बार लिया 2018 में, और इस 2018 में इस पेपर को लेने का मेरा मकसद क्या था वो इंटरेस्टिंग है, मैं हर बैच में बताता हूं, लेकिन यहां पर ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आज हम यहां पे कुछ काम की बातें सीखेंगे। मैंने देखा कि 2018 में मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे ना ऑडिट पेपर में फेल बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा फेल होते थे बच्चे। और आज भी आप अगर सेकंड ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो, सबसे ज्यादा कोई पेपर फेल करेगा बेटा तो आपको ऑडिट का पेपर फेल करता हुआ नजर आएगा। मैंने जब ऑब्जर्व किया कि सर ये आखिर पेपर फेल क्यों करता है, मैं बैठा था चुपचाप 2018 में, मेरी एक लक्ष्मी नगर की इंस्टीट्यूट है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वहां पे बैठा था
और एक बच्चा मेरा स्टूडेंट आया योगेश, वो सेकेंड ग्रुप का एग्जाम देकर आया और आके मेरे से उसने लॉ पढ़ी थी ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में मैं ऑडिट नहीं पढ़ाया करता था, तो वहां पे एक ऑडिट के फैकल्टी थे, उनके सामने आके वो बच्चा रोने लग गया, प्रॉपर रोने लग गया। और रोते हुए वो कह रहा है कि सर ऐसा नहीं है कि हमें ऑडिट नहीं आता, ऑडिट का सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे आते हैं, बट फिर भी जब मैंने एग्जाम दिया ना तो मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हुआ, सर मैं ऑडिट में पास नहीं होऊंगा। उससे पूछा गया, उस फैकल्टी ने, रेस्पेक्टिव फैकल्टी ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उस बच्चे ने बोला कि सर इसमें सबसे बड़ा मार्जिन ये है कि मैंने जो लैंग्वेज यूज किया है ना एग्जाम में वो बहुत ऑब्वियस और कॉमन लैंग्वेज है, और मैंने सुना है कि सर इंस्टीट्यूट जो नंबर देता है वो कहीं ना कहीं मॉड्यूल लैंग्वेज पे बेस्ड होकर नंबर देता है। तो सर हम कोई टाइप राइटर तो है नहीं ना कि हमने कॉपी किया है मॉड्यूल की सारी बातें और इस दिमाग में पेस्ट कर दिया है, तो हम कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते। सर हमने बहुत मेहनत की, इन स्पाइट ऑफ डेट मैं फेल हो जाऊंगा, इस बात को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और रिजल्ट आया और वो बच्चा फेल भी हो गया। उसके चेहरे का जो आंसू था वो मैं बगल में बैठ के देख रहा था। मेरे को समझ आया कि ये बच्चा तो बिल्कुल जायज कह रहा है। उसके बाद मैं घर गया और मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस पेपर को तो मैं पढ़ाऊंगा, और मैंने 2018 में सबसे पहले बेटा इस ऑडिट पेपर को मैंने टच किया, और वहां से मैं ऑडिट एंड एश्योरेंस पेपर को पढ़ाते हुए ये 2022 तक का सफर है। इस पेपर के साथ मेरा लगभग 4-4.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है। पेपर बेटा काफी ज्यादा टेक्निकल है, मैं बोलूंगा इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, डेड पेपर है। इस बात को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डेड पेपर है। डेड पेपर मतलब क्या, हम यहां पर मुर्दे में जान डालने की कोशिश करेंगे। एक बंदा मर चुका है, हम उसमें जबरदस्ती जान डालने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूं लेकिन टॉपिक तो डेड है ना। और डेड के पीछे रीजन क्या है कि एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। क्रिकेट खेलना आप कॉपी में नहीं सिखा सकते, और अगर कॉपी में सिखाओगे तो बोरिंग बन जाएगा। यही मेन कारण है बेटा इस ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग को मैं बोरिंग नहीं कह रहा, मैं उसके अप्रोच को बोरिंग कह रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे कॉपी में आपको सारी बातें सिखाऊंगा। मैं बोलूंगा कि ऑडिटर ऐसे जाता है तो ऐसे करता है। अब आप तो ऑडिटर के साथ गए नहीं हो, तो आपको यह प्रिज्यूम करना होगा कि अच्छा ऐसे ही होता होगा। प्रिजम्पशन पे आपको आगे लेके चलना है। हालांकि यही जब तुम सीए फाइनल लेवल पे आ जाओगे तो जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर सिखाए जाते हैं, इन सबका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बेटा तुम लोग ट्रेनिंग में करते हो। यही कारण है कि सीए फाइनल में फिर से ऑडिटिंग पेपर आपको पढ़ाया जाता है। अभी थ्योरेटिकल, जब आप सीए फाइनल में आ जाओगे तो विद प्रैक्टिकल, क्योंकि तुम ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हो, ऑडिट ऑलरेडी कर चुके होंगे। लेकिन आज मैं इन सारी तमाम बातों के अलावा कुछ बेसिक बातें डिस्कस करने आया हूं। मैं इस बुक इस नॉलेज पे चलूं उसके पहले नो डाउट मैं आप लोगों के साथ यहां पे शुरू कर रहा हूं इस पूरे के पूरे ऑडिट का चैप्टर नंबर 1। क्या शुरू करने वाला हूं बेटा? चैप्टर नंबर, ये ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है बेटा वो है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। और इस चैप्टर नंबर 1 को मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। क्या कहता हूं बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। ये मेरा दिया हुआ नाम है। तो आपके मॉड्यूल के हिसाब से जो ऑडिट का सबसे पहला चैप्टर है वो चैप्टर क्या है बोलो बेटा? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का मैं नेचर बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ऑडिटर का या ऑडिटिंग का स्कोप बताऊंगा, लेकिन इन सारी बातों को मैं सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं। क्या बोलो बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। एंड आई विल नॉट प्योरली बेस्ड ऑन दिस नोट्स। मैं इस नोट्स के अलावा भी आपसे बहुत कॉमन और बहुत छोटी मोटी बातें डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस नोट्स में आऊंगा। क्या मेरी बात क्लियर है ना? तो एक काम करो बेटा, आ जाओ सारे बच्चे और लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 एवरीवन। आ जाओ। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये जो ऑडिट है, ये ऑडिटिंग वर्ड का स्टार्टिंग कहां से होता है? ये ऑडिट वर्ड आखिर आया कहां से? हम लोग सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। और मैं थ्योरेटिकल पॉइंट की तरफ नहीं जाऊंगा कि ऑडिट एक जेनरिक वर्ड है जिसका मतलब होता है अडायर, दैट इज थॉरोली चेकअप। ये सब मैं फालतू की बातों पे जा ही नहीं रहा, ये सब तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। ये हम बाद में सीखेंगे कि ये ऑडिटिंग का एक शॉर्ट एनालिसिस क्या होनी चाहिए और इसका शॉर्ट नोट्स क्या होना चाहिए। मैं आपके साथ बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटिंग शुरू करना चाहता हूं कि सर ये ऑडिट की स्टार्टिंग कहां से होती है, ये ऑडिटिंग आखिर आया कहां से। मैं यहां से आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। जब आप लोग अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो आपके टीचर ने एक अकाउंटिंग साइकिल नाम का कॉन्सेप्ट बताया होगा, अकाउंटिंग साइकिल। और अकाउंटिंग साइकिल में बताया होगा कि देखो बेटा, हमारे देश में कोई भी अकाउंटिंग साइकिल ये कहती है कि आप जर्नल एंट्री से शुरू करते हो, उसके बाद आते हो किस पे बोलो बेटा? ट्रायल बैलेंस पे, लेजर अकाउंट पे आते हो, और लेजर अकाउंट से फिर उसके बाद आप चले जाते हो कहां पे बोलो बेटा? ट्रायल बैलेंस पे। तो सबसे पहले आप कहां से शुरुआत करते हो? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद आ जाते हो लेजर, लेजर के पास आप आते हो ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बेटा आते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप लोग 3 काम करते हो, ट्रेडिंग,
उसके बाद P&L और उसके बाद क्या, बैलेंस शीट। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आपकी फैकल्टी ने बताया होगा कि उसके बाद बेटा ये साइकिल फिर से रिपीट होता है। क्या होता है बोलो? लेकिन याद रखना बेटा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद और इस जर्नल एंट्री को शुरू होने से पहले बीच में एक और वर्ड आता है जिसका नाम है बेटा, क्या बोलो? ऑडिट। और ये ना किसी भी अकाउंटिंग साइकिल का लास्ट स्टेज होता है बेटा, ऑडिट। किसी भी अकाउंटिंग साइकिल का जब भी मैनेजमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेती है, रिपीट द वर्ड, क्या मैंने बोला? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेती है, तो उसके प्रिपरेशन करने के बाद उसको बेटा एक इंडिपेंडेंट पर्सन से चेक करवाती है। क्या करवाती है? उस इंडिपेंडेंट पर्सन के ओपिनियन को लेने के लिए। क्या करने के लिए? ओपिनियन को लेने के लिए। बेसिकली वो इंडिपेंडेंट पर्सन कोई और नहीं होता, उसको कहा जाता है बेटा ऑडिटर। क्या कहा जाता है? और जो वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है ना, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन वो ऑडिट करने के बाद देता है, जिसको बेटा ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर सुनो ना, फिर ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेने की जरूरत क्या है? इसको इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेने की जरूरत यह है कि मान लो बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, ये कंपनी है बेटा रिलायंस। अब रिलायंस अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करती है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाती है, वो किससे बनवाती है? वो बनवाती है इंटरनल मैनेजमेंट से। किससे बोलो बेटा? अरे भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का काम किसका है? इंटरनल मैनेजमेंट का है। अच्छा, इंटरनल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए हुए पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का तुम जितना भी डिटेल है, ये किसको डिस्क्लोज कर रहे हो? स्टेक होल्डर को। किसको बोलो? यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है आपका इंटरनल मैनेजमेंट, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेटा तुम दे रहे हो, सबमिट कर रहे हो किसके पास? स्टेक होल्डर के पास। जैसे आप अपने शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को, गवर्नमेंट्स को, एक्सेट्रा। आपको नहीं लगता बेटा कि तुम अपने कंपनी के अपने ही स्टाफ के बनवाए हुए बुक्स ऑफ अकाउंट से तुम स्टेक होल्डर को क्या करवाने की कोशिश कर रहे हो? खुश करवाने को, सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कर रहे हो कि सर देखिए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या किसी दूध की रखवाली हम बिल्ली के हाथ में दे सकते हैं क्या? इसका आंसर है नो। क्या आंसर है बोलो बेटा? स्टेक होल्डर आपके द्वारा दिए गए ओपिनियन से बेटा खुश होगा ही नहीं। और उसके पीछे का रीजन यह है कि याद रखना, जो इंटरनल मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है, वही इंटरनल मैनेजमेंट के हाथ में तो कंपनी का पूरा कंट्रोल है। क्या है बोलो बेटा? और क्योंकि पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, इसीलिए बेटा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर सकते हैं? कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी कि जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना है, ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है? रिपीट अवर, ट्रू एंड फेयर। इसका बेटा कोई ना कोई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मुझे एक इंडिपेंडेंट पर्सन से करवाना होगा। क्या करवाना होगा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से। फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑडिट इज नथिंग। Basically, audit is an independent examination of books of accounts by independent person called as auditor. बस, और उसका एक ही इंटेंशन होता है बेटा। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव में आपको ये बातें बताऊंगा। जो भी ऑडिटर किसी भी कंपनी में जाके ऑडिट करता है ना, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिपीट वर्ड, कंपनी का जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा फ्री होना चाहिए किसी भी टाइप्स के मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। सारे बच्चे बोलेंगे किसी भी तरीके का मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। मटेरियल वर्ड का मतलब होता है बेटा सब्सटेंशियल। क्या होता है बोलो? छोटा मोटा मिस्टेक किसी कंपनी में हो सकता है, लेकिन छोटा मोटा मिस्टेक होना बेटा क्लर्कियल मिस्टेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन याद रखना, जब किसी कंपनी में कोई सब्सटेंशियल मिस्टेक होना शुरू हो जाए ना, तो बेटा ये क्लर्कियल नहीं होता, ये ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड होता है। क्या होता है? मैं कितना एग्जाम्पल दूं आपको। किंगफिशर एयरलाइंस घोटाला देख लीजिए, आप सत्यम स्कैम देख लीजिए, आप उसके अलावा बहुत सारे मार्केट, आप स्पाइस जेट घोटाला देख लीजिए, आप गीतांजलि जेम्स का घोटाला देख लीजिए। ये जितने भी घोटाले हमारे देश में हुए हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट स्कैम्स हुई हैं, वो मैक्सिमम कॉर्पोरेट स्कैम एक्सपोज किया गया है किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा। यही कारण है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का लोगो भी देखोगे ना, तो उस लोगो में बेटा ऐसे टिक मारा गया है। क्या किया गया है? देखा ना आपने, राइट का निशान बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं बेटा? वेरिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? और क्या चीजें सही हैं, ट्रू एंड फेयर हैं, उसको हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं सामने वाले ऑथोराइज्ड पार्टी के द्वारा या ऑथोराइज्ड पार्टी को। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? क्या आर यू श्योर 100%? तो यहां से बेटा अपने को शुरू करना है इस पूरे के पूरे ऑडिट के, क्या करो, इंट्रोडक्शन को। तो मैं अभी आपको केवल एक ही बात बताया हूं, केवल एक बात मैंने बताया कि जो ऑडिटिंग वर्ड है, इस ऑडिटिंग की शुरुआत बेटा उसी अकाउंटिंग साइकिल से हुई है। किसी भी अकाउंटिंग साइकिल का जो लास्ट स्टेज होता है ना, वो होता है बेटा, क्या बोलो? ऑडिट। क्या होता है बोलो? एक बात और, जब आप अपने सिलेबस को देखोगे ना, तो उस पेपर का नाम है बेटा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। क्या नाम है? तो मैंने ऑडिटिंग के बारे में तो आपको बता दिया कि ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट एश्योरेंस का मतलब क्या? तो तुम चिंता मत करना बेटा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा एश्योरेंस वर्ड क्यों लिखा गया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक कॉमन सवाल पूछना चाहता हूं। ये बेटा मैं हूं और मैं गया रिलायंस इंडस्ट्री में ऑडिटर बनने,
और वहां से ऑडिटर बनने के बाद मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के बाद मैंने बोला कि परफेक्टली एकदम ओके है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने ओपिनियन दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री का बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्योरली परफेक्ट, क्या बेटा ये 100% एश्योरेंस हो सकता है कि मेरे द्वारा चेक कर देने के बाद इस पूरे के पूरे रिलायंस इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है? क्या इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं? इस बात को आप हमेशा याद रखना बेटा, ऑडिटर के द्वारा दिया गया ओपिनियन ये रीजनेबल एश्योरेंस होता है। क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस होता है, यानी इट इज नॉट 100% करेक्ट। 100% करेक्ट नहीं होता, लेकिन हां ये एश्योरेंस जरूर होता है कि सर मेरे चेक कर लेने के बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट कहीं नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जब कोई कंपनी का ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है ना, तो उसमें बकायदा ये वर्ड लिखा रहता है, एज पर आवर बेस्ट नॉलेज एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। हमारे बेस्ट नॉलेज के हिसाब से और जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया, हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट। लेकिन मेरा सवाल है, मान लो मैनेजमेंट ने ही कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी या वो इंफॉर्मेशन ही मैनिपुलेट करके दिया, तो मेरे द्वारा दिया गया ओपिनियन भी गलत हो सकता है, क्योंकि ऑडिटर का रिपोर्ट प्योरली बेस्ड होता है बेटा मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए रिपोर्ट पे, इंफॉर्मेशन पे। क्या ये बात क्लियर है ना? तो ऑडिटिंग करने के बाद बेसिकली जो ओपिनियन होता है ना, वो ओपिनियन बेटा एक एश्योरेंस होता है। क्या होता है? दैट इज नॉट 100% कंफर्मेशन। यही कारण है इस पेपर का नाम ही रख दिया गया बेटा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। हालांकि आगे चल के एश्योरेंस का मैं बहुत सारा डाइवर्सिफाइड मीनिंग भी आपको बताऊंगा। मैं भी बहुत कॉमन लहजे में आपको ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर बता रहा हूं। सिलेबस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सारे बच्चों को पता है बेटा कि ये सिलेबस 100 मार्क्स का है। बोलो ना, पता है ना ये बात? 100 मार्क्स का पेपर है और ये पेपर कैसा है इसके बारे में भी आपको आइडिया है। तो मैं बिना किसी देरी के आपके साथ शुरू करने वाला हूं। फाइनली बेटा क्या बोलो? कॉन्सेप्ट्स। और ये रहा आपके सामने कॉन्सेप्ट। सबसे पहला पॉइंट सारे बच्चे देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट एवरीवन देखो बेटा, जब आप इस पहले पॉइंट को देखते हो तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि ऑडिट जो है ना, ऑडिट वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। रिपीट द वर्ड, ऑडिट क्या है? किसका एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। प्लीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर वर्ड बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोला गया, यहां पर वर्ड बोला गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो अगर वर्ड यहां पर बोला जाता ना कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बेटा इसका एरिया बहुत ज्यादा नैरो हो जाता, क्योंकि आपको ये बातें बताई होगी ग्रुप 1 में लॉ पढ़ते टाइम कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में बाकायदा डिफाइन कर दिया गया है। जब मैं वर्ड बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब बेटा केवल बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, बोलो ना यस और नो, और बेटा एक्सप्लेनेटरी नोट्स, केवल यही 5 चीजों को माना जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या कंपनी का ऑडिटर क्या कंपनी का जर्नल एंट्री नहीं चेक कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्या वाउचिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्या छोटे मोटे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता? चेक 100% करता है। मैं तो आपको बताऊंगा कि एक ऑडिटर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी लेता है। बैंक में जाके बेटा कंफर्मेशन ले लेगा कि हां सर बताइए उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। ऐसे ऐसे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी ऑडिटर लेता है। तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड नहीं आएगा, वर्ड क्या आएगा? फाइनेंशियल। हां ये बात बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्री का अगर मैं ऑडिटर हूं तो नीता अंबानी ने कितने के लहंगे लिए हैं वो मैं चेक नहीं करूंगा, लेकिन याद, क्योंकि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। क्या है बोलो बेटा? लेकिन हर वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच करती है, रिलायंस इंडस्ट्री ने कार कितने का लिया ये मैं जरूर चेक कर सकता हूं। तो सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड है, जो एंटिटी से रिलेटेड है, उसको बेटा क्या करता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिन करता है ऑडिटर। तो ऑडिट क्या है बेटा? ये ऑडिट एक बेटा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आई होप कि तुम समझ रहे हो, मैं इसको इग्नोर करना चाहता हूं बेइज्जती के दर से। ये ऑडियो लिखा है, दैट इज अ ऑडिट, ये टोटली मिसप्रिंट है। तो ऑडिट क्या है बोलो बेटा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। वर्ड बोला गया है ऑफ एनी एंटिटी। क्या बोला गया है बोलो बेटा? ऑफ एनी एंटिटी। मैं भी आपको आगे चल के बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में यह आता है कि ऑडिट केवल कंपनी में की जाती है। अपने आप में यह गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। याद रखना, ऑडिट हर जगह होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट एलएलपी में भी होता है, ऑडिट पार्टनरशिप में भी होती है। ऑडिट बेटा याद रखिए, आप प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, एक एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी, वो कोई प्रॉफिट नहीं कमाती, सोशल वेलफेयर करती है, फिर भी उसको ऑडिट करवाना पड़ता है। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा कि आपके एंटिटी का नेचर कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। आपकी ऑडिट चाहे आपकी एंटिटी का नेचर चाहे कैसा भी हो, लेकिन याद रखना बेटा आपको ऑडिट करवाना पड़ता है।
तो बोला गया है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, चाहे बेटा वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, चाहे उसका साइज छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उसका कोई लीगल कैरेक्टर हो या लीगल कैरेक्टर मतलब बेटा वो लीगल फॉर्म हो या ना हो। एग्जांपल बेटा पार्टनरशिप, नॉन कॉर्पोरेट कैरेक्टर कहा जाता है ना, बट फिर भी उसमें ऑडिटिंग हो सकती है। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ऑडिट किसमें करना है और किसमें नहीं करना, इसका नेचर, रिपीट द वर्ड क्या, इसका साइज और लीगल फॉर्म से कोई लेना देना, बिकॉज ऑडिट बेटा किसी भी एंटिटी में किया जा सकता है। रिपीट द वर्ड, ऑडिट किसी भी एंटिटी में। आगे सुनिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बोला गया है कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑफ एनी एंटिटी, लेकिन सारे एंटिटी का एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट होते हुए भी ऑडिट नहीं हो सकता तब तक जब तक आप वो एग्जामिनेशन कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ। ध्यान से सुनिएगा, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, रिपीट द वर्ड, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज, when such an examination is conducted with view to expressing opinion thereon, this is very much important। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बोला गया है कि बेटा ऑडिटर के द्वारा किया गया कोई भी एग्जामिनेशन, रिपीट द वर्ड, ऑडिटर के द्वारा किया गया कोई भी एग्जामिनेशन बेटा इंडिपेंडेंट तो होता है लेकिन वो ऑडिट नहीं हो जाता। वो ऑडिट तभी होगा जब वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया जा रहा है इस इंटेंशन के साथ कि मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। क्या बोलो बेटा? तो मैं गया और जाके रिलायंस इंडस्ट्री के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैंने चेक करना शुरू कर दिया। मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक भी कर रहा हूं, लेकिन मैं ऑडिटर नहीं हूं। मेरे द्वारा किया गया काम ऑडिटिंग तब तक जब तक मेरा यह इंटेंशन ना हो कि वॉट एवर द आउटकम विल बी, इसको मुझे क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। क्या करना है बेटा? वो एक्सप्रेस ओपिनियन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो एक्सप्रेस ओपिनियन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेगेटिव ओपिनियन हुआ तो कहीं ना कहीं फ्रॉड को इंडिकेट करेगा। क्या करेगा बोलो बेटा? अगर वो पॉजिटिव ओपिनियन हुआ तो बेटा याद रखिए वहां पे क्लीन चिट रिपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लीन चिट रिपोर्ट। डन करे क्या? तो कोई तुमसे पूछे कि ऑडिट क्या है तो आपको बोलना है ऑडिट इज एन व्हाट? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी, उस एंटिटी का नेचर कैसा है कोई लेना देना नहीं, लीगल फॉर्म या फिर बेटा साइज से अपने को कोई लेना देना नहीं। लेकिन हां ऑडिटिंग वर्ड बोला जाएगा व्हेन इट इज डन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन। क्या ये बात क्लियर है क्या बेटा? इस बात को जल्दी से लिखिए पॉइंट नंबर 1 में, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। अब यहां पर जब हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं तो इस पॉइंट नंबर 2 पे आने से पहले आपके नोट्स में बेटा पॉइंट नंबर 2 में एक अदर लैंग्वेज में लिखवाना चाहता हूं, इसको एक अलग तरीके से लिखवाना चाहता हूं ऑडिट को लेकर। प्लीज सारे बच्चे लिखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 वगैरह पे आएंगे। लिखेंगे सारे बच्चे। ऑडिट इज बेसिकली क्लोज इंस्पेक्शन ऑफ, ऑडिट इज बेसिकली क्लोज इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Audit is basically close inspection of books of accounts. Still, it does not guarantee error-free books. Error-free books. Still does not guarantee क्या बोलो बेटा? Error-free books. Hence, इसलिए auditor only express his opinion. Auditor only express his opinion on the accuracy of the books, only express his opinion on the accuracy of the books which are reasonable assurance, for a stakeholder. बेटा ये मेरा एक अपना एक्सप्लेनेशन है इस ऑडिट के मीनिंग को लेकर। ये आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए अगर एग्जाम में ऑडिट को लेकर क्वेश्चन आता है तो। याद रखिएगा बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑडिट एक क्लोज इंस्पेक्शन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का।
जब कोई ऑडिटर जाके ऑडिट करता है कंपनी में, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लोज इंस्पेक्शन करता है ना। क्लोज इंस्पेक्शन होने के बाद भी वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि जो बुक्स मैंने चेक किया है क्या है, वो एरर फ्री है। याद रखिएगा, वो कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन देता है और वो ओपिनियन एक रीजनेबल एश्योरेंस होता है स्टेक होल्डर के लिए। यानी 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो आप चाह के भी नहीं दे सकते। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। डन करें क्या? ये रहा बेटा आपका पॉइंट नंबर 2। सर पॉइंट नंबर 3 क्या है? तो बेटा पॉइंट नंबर 3 आपका ये रहा। क्या है सर पॉइंट नंबर 3? पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद बच्चा लिखेगा। सुनिए, बोला गया था पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, किसकी बात हो रही है? ऑडिटर की। बोला गया जो ऑडिटर इस टास्क को परफॉर्म करेगा, मतलब ऑडिट को परफॉर्म करेगा, शुड केयर टू एंश्योर दैट, उसको एक चीज एंश्योर करना चाहिए, क्या भाई? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा वो किसी को मिसलीड ना करे। और एक ऑडिटर को ऑडिट करने के पीछे का इंटेंशन ही यही होता है कि जो कंपनी का मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बेटा वो क्या हो? फ्री हो, मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होगा तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा किसी थर्ड पार्टी को मिसलीड नहीं करेगा। तो बोला गया था पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सैटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर एक ऑडिटर को यह इंश्योर करना चाहिए कि मेरे द्वारा चेक किए गए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कोई थर्ड पार्टी मिसलीड, तो सर ये मैं इंश्योर कैसे करूंगा? तो बोला गया ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। ऑडिटर अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेगा? नीचे दिए गए काम से। तो सर ऑडिटर को सेटिस्फाई होना चाहिए कैसे? जितना हाईलाइट करूंगा बेटा उतनी ही बातें नोट्स में लिखनी है फॉर योर एग्जाम। ऑडिटर क्या सेटिस्फाई करता है? तो ऑडिटर सेटिस्फाई करेगा कि जो एंटिटी के अकाउंट्स है, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद अ रेफरेंस टू एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है क्या वो एज पर जर्नल एंट्री बना है ना? यानी जर्नल एंट्री से ट्रायल लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से पीएनएल, पीएनएल से बैलेंस शीट। तो ये जो रेफरेंस है, क्या इस रेफरेंस को फॉलो किया गया है ना? ऐसा तो नहीं कि जर्नल एंट्री में अमाउंट कुछ और दिखाया गया है, लेजर में कुछ और, ट्रायल बैलेंस में कुछ और, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ, ऐसा नहीं है ना? ये आप सेटिस्फाई करिए। अगर ऐसा ठीक है तो मिसलीड नहीं होगा कोई। रिपीट वर्ड मिसलीड। दूसरा, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली, क्या बोलो बेटा? सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। कंपनी बेटा जो भी इंफॉर्मेशन डाल रही है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्टिंग एविडेंस है। जैसे कंपनी ने बोला कि मेरा फिक्स एसेट्स 2.5 करोड़ का है, तो ऑडिटर बेटा मांगता है कि सुन फिक्स एसेट है तो बिल्डिंग का टाइटल डीड दिखा। क्या दिखा? तो प्रॉपर बेटा कंपनी टाइटल डीड दिखा रही है। अगर बोला गया कि स्टॉक यानी मेरा नॉन करेंट एसेट्स 50 लाख का है, तो सर ऑडिटर मांगता है कि फिर आप परचेज रिक्विजिशन नोट दिखाइए। तो परचेज रिक्विजिशन नोट दिखाया जा रहा है। मतलब जो भी वैल्यू दिखाई जा रही है उसका सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। अगर सपोर्टिंग एविडेंस है तो उस इंफॉर्मेशन से बेटा कोई मिसलीड नहीं हो रहा है। अगर आपने इंफॉर्मेशन ऐसे ही शो कर दिया जिसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस ही नहीं है, तो याद रखिएगा बेटा वो थर्ड पार्टी को मिसलीड करेगा। क्या ये बात क्लियर है ना? उसके बाद नन ऑफ द एंट्री इन द बुक्स, बोलो ना, हैज बीन ओमिटेड in the process of compilation and nothing which is not in the books of accounts has found place in the statement। ऊपर देखो बेटा, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट बोल रहा है कि कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो मैंने क्या किया है बेटा? एंट्री ही नहीं की, ओमिट कर दिया। ओमिट मतलब मैं भूल गया हूं। याद रखना बेटा, ओमिशन भी अपने आप में क्या होता है? बोलो, एरर होता है। ओमिशन भी अपने आप में एरर होता है। और वही ओमिशन याद रखिए अगर इंटेंशनल हो गया, क्या हो गया बोलो बेटा? तो बेटा वो फ्रॉड बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रॉड। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? तो एक ऑडिटर को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है ना जो एंट्री क्या कर दी गई हो बेटा? ओमिशन में चली गई हो, मतलब और उसको मैनेजमेंट सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालना भूल गया हो। उसके अलावा ऑडिटर और क्या सेटिस्फाई करेगा? तो ऑडिटर सेटिस्फाई करेगा कि जो इंफॉर्मेशन कन्वे किया गया है बाय द स्टेटमेंट वो क्लियर है। क्या है बोलो बेटा? और वो क्या है? अनएम्बिगियस है, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर, क्या बोलो? प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोजर आर मेड। याद रखिएगा बेटा, आपने देखा होगा लेजर क्या करता है? लेजर क्या करता है? क्लासिफाई तो करता है। अरे भाई तुम जर्नल एंट्री पास करते हो तो जर्नल एंट्री में सारे रिकॉर्डिंग करने के बाद तुम क्या करते हो? उसको क्लासिफाई करते हो लेजर में, समराइज करते हो ट्रायल बैलेंस में। तभी तो कहा जाता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या? एग्जैक्टली सिस्टमैटिक मैनर। ये रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग
लेजर, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस। बोलो ना ये सर नो। तो आप प्रॉपर डिस्क्राइब, प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर समराइज, प्रॉपर उसका क्लासिफिकेशन किए हो, ये ऑडिटर की बेटा जिम्मेदारी होती है। उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। सारे बच्चे बोलेंगे ट्रू एंड फेयर। जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है बोलो बेटा, वो ट्रू है। रिपीट अ वर्ड, क्या है बोलो, और ट्रू के साथ साथ क्या है बोलो बेटा, फेयर। एक ऑडिटर बेटा अगर किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर ये 6 चीजों का सेटिस्फेक्शन ले लेता है, कितनी चीजों का, 6, तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी पार्टी को मिसलीड नहीं कर रहा है। और आप इसको कैसे याद करोगे, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। रिपीट अवर्ड, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या, प्रॉपर क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर हुआ या, क्लियर अनएम्बिगियस है या फिर नहीं है। और उसके साथ साथ बेटा और क्या कर सकते हो, उसके साथ साथ और भी आप देख सकते हो, दैट इज कि क्या कोई भी चीज ओमिट नहीं है ना, उसके साथ सारे के सारे सपोर्टेड एविडेंस है ना। और उसके बाद बेटा क्या ध्यान रखिएगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की गई है वो क्रॉस रेफरेंस एंट्री की गई है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा किया गया है। डन करे क्या, अगर ये 6 चीजों के बारे में सेटिस्फेक्शन ले लेते हो तो मान लिया जाएगा कि वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसी को मिसलीड नहीं कर रहा है। आप इसको बेटा पॉइंट नंबर 2 में लिख लीजिए, लेकिन याद रहे जितना ज्यादा हाईलाइटेड है उतने ही पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं, इसीलिए बेटा इसको आप हाईलाइट कर लो। पॉइंट नंबर 3 में बेटा तुम जब भी ऑडिट पढ़ोगे ना, एक वर्ड तुम्हें बहुत परेशान करेगा, ट्रू एंड फेयर। मतलब जब तक ऑडिट का साथ नहीं छूटेगा तब तक बेटा इस वर्ड का पीछा नहीं छूटेगा। ये एक ऐसी लैला है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ट्रू एंड फेयर। बार बार ऑडिट में ये वर्ड यूज किया जाता है, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। और बच्चों से पूछो कि सुन बता बेटा ट्रू एंड फेयर मतलब क्या है, दांत दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ट्रू एंड फेयर का मतलब सेम होता है। और इस बात को समझ लीजिएगा जिम्मेदारी से कि ट्रू एंड फेयर का मतलब सेम नहीं होता, ट्रू एंड फेयर अलग अलग होता है। तो मैं पहले यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, कभी भूलना मत। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं ट्रू एंड करेक्ट, और एक वर्ड लिख रहा हूं ट्रू एंड फेयर। दोनों सेम है, दोनों अलग है, या एक सेम है एक अलग है? एक सेम एक अलग है। कौन सा सेम है? ट्रू एंड करेक्ट। क्या आप ये कहना चाहते हो कि ट्रू एंड करेक्ट सेम है? ट्रू मतलब सही है, मतलब तो बहुत ज्यादा ट्रू लेके चले तो। हाँ जी, और करेक्ट? करेक्ट मतलब भी सही। तो मतलब दोनों सेम है या अलग अलग? मतलब कि हाँ सर सेम है पहले वाला। तो याद रखिएगा बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले वाला सेम है। कुछ लोग आपको इसमें भी डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, तो बेटा याद रखिए वो सीए करने के बाद हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि वो किसी में भी डिफरेंस निकालना शुरू कर देता है बंदा। मानव और इंसान में भी फर्क हो जाता है। बोलो ना ये सुनो। तो ट्रू एंड करेक्ट ये सेम स्टेटमेंट है, लेकिन ट्रू एंड फेयर बेटा ये सेम स्टेटमेंट नहीं है। सही और साफ इसका एग्जैक्ट मतलब होता है। बच्चा कह रहे कि अरे सर आप हिंदी क्यों अनुवाद कर रहे हो? ट्रू एंड फेयर का आपको हमें एग्जांपल दो ना अकाउंटिंग रिलेटेड। तो मैं अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री कहां पर दिखाया जाता है, नॉन करेंट एसेट्स में या करेंट एसेट्स में? तो आप बोलोगे सर करेंट एसेट्स में। लेकिन यह बात आपको पता होनी चाहिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर उसमें से पूरी इन्वेंट्री में से कोई इन्वेंट्री कुछ ऐसा है जो आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल में क्लियर नहीं हो रही, 14 महीने 15 महीने 20 महीने बाद वो बिक रही है, तो याद रखिए आप पूरे इन्वेंट्री को दिखाइए करेंट एसेट्स में, लेकिन जितना इन्वेंट्री नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल में क्लियर नहीं हो रही उसका अलग से आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स डालना पड़ता है। अब एक रिलायंस इंडस्ट्री है, ध्यान से सुनना, एक रिलायंस इंडस्ट्री है जिसने अपने पूरे के पूरे इन्वेंट्री को नॉन करेंट एसेट्स में डाल रखा है, जबकि उसमें से 2 लाख की इन्वेंट्री बेसिकली क्या थी बोलो बेटा? करेंट थी। अब यह इंफॉर्मेशन गलत हो गया। क्या गलत हो गया? कि आपने पूरे को क्या दिखा दिया? नॉन करेंट में। लेकिन एक कंपनी है जिसने अपनी पूरी इन्वेंट्री को दिखाया करेंट में, और उसमें से 2 लाख क्या था? नॉन करेंट। उसका एक्सप्लेनेटरी नहीं डाला। रिपीट वर्ड, उसका एक्सप्लेनेटरी। अब रिलायंस इंडस्ट्री ने ट्रू तो किया लेकिन वो फेयर, रिपीट वर्ड, ट्रू तो किया लेकिन फेयर। ट्रू क्यों था? क्योंकि भाई इन्वेंट्री करेंट में ही दिखाया जाता है। फेयर क्यों नहीं? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर नहीं दिया।
आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना चाहिए था ना कि सर आउट ऑफ द अबव 5 lakhs इन्वेंट्री 2 lakh इन्वेंट्री बिलोंग्स टू नॉन करेंट, बिकॉज ये नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल में क्लियर नहीं होगी। तो एक ऑडिटर का ये काम है कि वो केवल ट्रू चेक ना करे, वो फेयर भी चेक करे कि एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, एज पर एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपनी के सारे ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज किए गए या फिर नहीं किए गए। क्या ये बात क्लियर है ना? इसके बाद बेटा मैं आपको लेके चलता हूं आगे, दैट इज अ पॉइंट नंबर 4 पे। कहां लेके चलता हूं बोलो बेटा? पॉइंट नंबर 4। आइए साहब सारे बच्चे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 पे जब हम लोग आते हैं तो यहां पर एक क्विक रिकैप है डेफिनेशन का, जो डेफिनेशंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। चल चुका है ना बेटा? डेफिनेशन के बारे में ऑलरेडी पता, बोलो ना ये सुनो। अब यहां पर आपके सामने मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, दैट इज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे बच्चे बोलेंगे क्या डिस्कस कर रहा हूं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनो, यहां पर एक वर्ड बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। सारे बच्चे बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई भी है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तुम डेफिनेशन देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती हैं बेटा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं, और ये बात तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 129, अगर आपको याद हो तो सेक्शन नंबर 129 जब आप देखोगे तो वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन दिया गया है, दिया गया ना? 128 में दिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 129 में दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वहां पे बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी। क्या एग्री करोगे? यहां पर मैंने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड सच आइटम्स एज रिपोर्ट ऑफ क्या? डायरेक्टर, स्टेटमेंट बाय चेयरमैन, डिस्कशन एंड एनालिसिस बाय मैनेजमेंट एंड सिमिलर आइटम। ये सब चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती। आपने देखा होगा एक बोर्ड रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा सेक्शन 134, याद आया क्या? कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 134 पढ़ा होगा आपने, बोर्ड रिपोर्ट। और उसी बोर्ड रिपोर्ट में आपने कॉन्सेप्ट किया होगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, MDAR, जहां पे कोई भी डायरेक्टर अपनी पूरी एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड रिपोर्ट में अटैच करके जनरल मीटिंग में रखता है। तो याद रखिएगा साहब, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि यहां से कोई ऑडिटिंग का क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही चलते चलते मैंने आपको बता दिया। हां, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलो बेटा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। अब सवाल है कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टॉपिक आया कहां से? तो याद रखिए, जब भी कोई ऑडिटर किसी भी कंपनी में जाके ऑडिट करता है ना, तो वो ऑडिट करते टाइम बेटा ये चेक करता है। क्या चेक करता है सर? कि जो एंटिटी है उस एंटिटी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिपीट अबाउट, उस एंटिटी के सारे एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना है या नहीं बना। वहीं से यह सवाल पैदा होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है क्या। अगर आपके द्वारा बनाया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में है, देन इट्स ओके। अदरवाइज बेटा याद रखिएगा, नेगेटिव ओपिनियन देगा ऑडिटर। क्या देगा बोलो? नेगेटिव ओपिनियन। तो सवाल है कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या? तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद बेटा मैं थ्योरेटिकल पॉइंट की तरफ आऊंगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपीट अ वर्ड, आपको अपना फाइनेंशियल जैसे बनाना चाहिए था वैसे ही आपने बनाया है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको ये बातें बताई होगी सेक्शन 129, 128 पढ़ाते टाइम कंपनीज एक्ट 2013 में, कि हमारे देश में कोई भी कंपनी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेटा एक्रूअल बेसिस पे बनेगा। बोलो बेटा ये सुनो, अगर डेप्रिसिएशन रेट ले रहे हो तो WDV रेट लोगे। SLM मेथड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अलाउड है। अरे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, इसको कहा जाता है बेटा एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या कहा जाता है? एप्लीकेबल FRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, इसी को कहा जाता है एप्लीकेबल FRF। क्या कहा जाता है? जैसे हमारे देश में जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए बेटा IRDAI रूल्स लगता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितनी बैंकिंग कंपनी है उस पर RBI का गाइडलाइंस लगता है, लिस्टेड कंपनी पे SEBI का रेगुलेशंस लगता है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो क्या? तो कहा गया है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब FRF क्या है?
तो बोला गया द बेसिस ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। एफआरएफ वो बेस होता है जिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। बोलो ना ये सुनो, तो कोई भी बेस, जिस बेस पर तुम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, बेसिकली उसी को क्या कहा जाता है? बोलो बेटा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कोई भी तुमसे पूछे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, तो तुम्हें बोलना है ये बेस है। लिखो मत बेटा, सुनो क्या है ये? जिस बेस पर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? बनाया जाता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या? आगे सुनिएगा, यहां पर 2 पॉइंट बोले गए हैं। बोला गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑर्डिनरली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एनुअली एंड आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ। याद रखिए, जनरली जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, वो एनुअली ही तो बनाया जाता है। जिस एनुअल स्टेटमेंट से बेसिकली कोई भी यूजर अपने नीड को क्या करता है? सेटिस्फाई। मतलब आप इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह डिसाइड करते हो। आगे बोला गया सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। जो ऊपर वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जरूरत है बनाने की। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद, ध्यान रखना बेटा, रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जैसा अगर आपके ऊपर कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाओ, IRDAI गाइडलाइंस है तो उसके हिसाब से बनाओ, सेबी रेगुलेशंस आपके ऊपर लग रहा है तो उसके हिसाब से बनाओ। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके बाद अदर रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या? जैसे बेटा एक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए, बोलो ना ये सुनो। उसके बाद WDV रेट होना चाहिए। उसके बाद बेटा जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट शेड्यूल 3 वाला होना चाहिए। एग्री ना? ये सब बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस कहा जाता है। तो दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1 डायरेक्ट, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 2 एंड दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो कोई तुमसे पूछे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब, तो आपको बोलना है बेस, जिस बेस पर कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली बनता है, जिसके बाद कोई भी यूजर बेटा अपने नीड को करता है सेटिस्फाई। और वो जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन बेटा 3 बातों को ध्यान रख के बनाना चाहिए। कौन सी 3 बातें? पहला स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तीसरा अदर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स। खत्म होता है बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आप इसको लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यस सर। तो बेटा चलते हैं अपन आगे। इस पूरे के पूरे टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद अपन जो चलते हैं वो चलते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। अब अगेन वही सवाल कि सर ये कॉन्सेप्ट जो आप हमें बता रहे हो ट्रू एंड फेयर, ये आया कहां से? तो सर ये भी बात आपको ऑलरेडी पता है कि ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू एंड फेयर है। क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हुआ तो फिर वो किसी और को मिसलीड, और अगर वो ट्रू एंड फेयर नहीं है तो बेटा याद रखिएगा सामने वाले को मिसलीड करेगा। तो सवाल है कि इस ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या? तो यहां पे सारे बच्चे सुनेंगे, लिखेगा नहीं। बोला गया है कि ट्रू एंड फेयर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है ऑडिटिंग का। ऑब्वियस ही बात है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ऑडिटिंग का, ट्रू एंड फेयर। प्राइमरली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई शक नहीं है इसमें। अरे भाई, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर तो एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है। रिपीट वर्ड, ऑडिटर क्या होता है? बोलो बेटा, एक ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है जिसका काम है केवल और केवल बेटा क्या करना? चेकआउट करना। किसके एक्टिविटी को? जिस एक्टिविटी को बेटा मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना काम नहीं है ऑडिटर का। आप जनरली लोग देखोगे तो लोग कहते हैं सीए बना के क्या करेगा? अरे भाई, सीए का काम और एमकॉम का काम अलग अलग है। एक एमकॉम बंदा जो पढ़ा लिखा बंदा है, एक अकाउंटिंग का सीखा हुआ बंदा काम अकाउंटिंग बनाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग बनाना नहीं है, उसको चेक करना है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो ना? तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की किसकी है? मैनेजमेंट की। तो अगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है तो ट्रू एंड फेयर भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ट्रू एंड फेयर, मैनेजमेंट। तो स्टेटमेंट दैट्स प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ एंटिटी अफेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी शेल प्रोवाइड, क्या बोलो बेटा? ट्रू एंड। ये बात आपने पढ़ा होगा सेक्शन 128, 129 में साफ साफ लिखा गया कि कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू में होना चाहिए। बोला गया है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन, क्या बोलो? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल। क्योंकि मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक करे कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। तो ये ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जब वो ऑडिट कर रहा है तो सबसे पहले ट्रू एंड फेयर व्यू को चेक करे। क्योंकि अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है तो मैनेजमेंट ने अपना इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लॉस्ट कर दिया है।
बोलो बेटा ये सुनो। और अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा ट्रू एंड फेयर पिक्चर को शो कर रहा है, इसका मतलब यस, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पूरा किया है और मैं आगे की तरफ कैरी ऑन कर सकता हूं। इवन तुम लोगों ने बेटा एक सेक्शन नंबर 143 भी पढ़ा होगा। सेक्शन 143 का सब सेक्शन 2 कहता है कि ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या। हालांकि बेटा ट्रू एंड फेयर व्यू किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं है। सारे बच्चे बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू किसी भी एक्ट में डिफाइन, लेकिन याद रखना बेटा ये हर ऑडिटर का अपना पर्सनल जजमेंट होता है। रिपीट अवर, इट इज अ मैटर ऑफ द ऑडिटर्स इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज ऑफ अ केस। ये हर ऑडिटर का अपना पर्सनल जजमेंट होता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू को कैसे देख रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू कहीं एग्जैक्ट वर्ड में डिफाइन नहीं है, कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन ये ऑडिटर का पर्सनल जजमेंट होता है कि मैं कब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू बोल सकता हूं। और जनरली बेटा ऑडिटर क्या देखता होगा ट्रू एंड फेयर व्यू देखते टाइम? ऑडिटर देखता होगा कि कोई भी एसेट्स ना तो उसको ओवर वैल्यूड किया गया है, ना तो, या फिर कोई भी मटेरियल ओमिटेड मतलब सारे को डिस्क्लोज किया गया है, या फिर चार्ज जितने भी एसेट्स पे क्रिएट किए गए हैं उसको क्या किया गया है, प्लस कोई भी मटेरियल लायबिलिटी है उसको छूटा नहीं होना चाहिए, मतलब सारी चीजें डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए सारे मटेरियल मैटर्स। मटेरियल मैटर्स मतलब बेटा इंपॉर्टेंट मैटर्स जो डालना है, जो पीएनएल अकाउंट में आता है उसको बेटा डिस्क्लोज करना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली फॉलोड हो रही है और ऑल यूजुअल एक्सेप्शनल और नॉन रेकरिंग आइटम हैव बीन डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि इन सारी चीजों को तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हो, सेपरेटली डिस्क्लोज करते हो। बोलो ना यस और नो। जितने भी एक्सेप्शनल नॉन रेकरिंग आइटम है उनको सेपरेट तुम डिस्क्लोज करते हो ना, एज पर पार्ट 3। जब तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा तो तुमने देखा होगा बहुत सारे एक्सेप्शनल आइटम का हम लोग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोट्स डालते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट में। तो ये सब ऑडिटर बेसिकली बेटा चेक करता है किसी भी ओपिनियन को देने से पहले। क्या ये बात क्लियर है ना? तो इसको लिखना कैसे बेटा? तो इसको लिखने में इस वाले पॉइंट को तुम खा सकते हो, खाना समझते हो, छोड़ सकते हो, और उसके बाद बेटा यहां से शुरू कर सकते हो। दिस विल बी पॉइंट नंबर 1, दिस विल बी पॉइंट नंबर 2, आओगे तो दिस विल बी पॉइंट नंबर 3, और उस पॉइंट नंबर 3 का फर्दर एक्सप्लेनेशन A B C D E F और G हो सकता है। ये ट्रू एंड फेयर व्यू 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसको जल्दी से लिख लो बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं आगे, और हम लोग सीखते हैं कुछ और। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक टॉपिक आपके सामने है बेटा, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। और मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि देखो बेटा, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जब तुम डेफिनेशन को ब्रेक कर देते हो ना तो वही बन जाता है बेटा फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ इकट्ठा कर देते हो वही बन जाता है डेफिनेशन। आप याद करो ना, 11th 12th में आपको बताया गया होगा कंपनी का डेफिनेशन कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड प्रॉपर्टी टू बी हेल्ड ऑन इट्स ओन नेम। एक मैम आती होंगी सुंदर सुंदर सी, सस्ती वाली भी होती है। एग्जैक्टली एक मैम आती थी सुंदर सुंदर सी बिजनेस स्टडी वाली, और वो आके यही रटी हुई बातें बता के चली जाती थी। बोलो ना बेटा ये सुनो, वो जो आपको डेफिनेशन बताया गया था क्या था वो डेफिनेशन? वो डेफिनेशन तो है ही नहीं। कंपनी का डेफिनेशन तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2(20) में दिया गया है। तो अगर 2(20) में दिया गया तो फिर ये डेफिनेशन कहां से आया? ये डेफिनेशन बेसिकली कंपनी के फीचर्स हैं, जिस फीचर्स को इकट्ठा कर दिया गया तो डेफिनेशन बन गया। तो मैं यहां पर जितने भी आपको फीचर्स बताने वाला हूं ये कुछ नहीं कर रहा, वो डेफिनेशन के दिए गए लैंग्वेज को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि जो ऑडिट होता है वो सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। ये बात बहुत सिंपल है। वाई सिस्टमैटिक? क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल पे होते रहता है। वाई इंडिपेंडेंट? बिकॉज इसको करने वाला एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। याद रखिएगा, अगर पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं हुआ एग्जामिनेशन भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो बोला गया ऑडिट हैज टू बी कंडक्टेड इन अ प्रॉपर वे। ऑडिटर शुड बी कंप्लीटली, क्या बोलो बेटा, ऑब्जेक्टिव वाइज होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, खासकर अपने अप्रोच में, और ही शुड नॉट इन्फ्लुएंस बाय द। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हालांकि आगे चल के मैं बताने वाला भी हूं कि इंडिपेंडेंसी वर्ड का मतलब होता है कि योर ओपिनियन शुड नॉट सबऑर्डिनेट टू ओपिनियन ऑफ अनदर पर्सन। योर ओपिनियन इज basically should not be opinion of based on the opinion of another person. It should not be subordinate to the opinion of another person.
इट शुड बी गिवन इन देयर ओन वे। याद रखना, मैं ऑडिटर हूं तो मैं वो कह रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं, ना कि मैं वो कह रहा हूं जो तुम सुनना चाहते हो। एक ऑडिटर रिलायंस इंडस्ट्री में जाए तो उसको वो बोलना चाहिए जो वो देख रहा है, जो समझ रहा है, जो उसको पता चल रहा है, ना कि वो बोले जो मुकेश अंबानी को सुनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट वर्ड का एक ही डेफिनेशन होता है, योर ओपिनियन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू ओपिनियन ऑफ अनदर। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द ओपिनियन ऑफ अनदर, कि तुम बोलो मैं वही बोलूंगा। नो, नेवर। इट शुड बी अनबायस्ड, इट शुड बी 100% श्योर सर्ट। देन करे क्या, आगे बोला गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात आपको ऑलरेडी पता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर्स ओपिनियन आता है तो उसमें कौन कौन सी चीज आती है, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू। हालांकि इसके अलावा भी बेटा तुमको ऑलरेडी पता है इसमें कौन कौन सी चीज आएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगा। नेचर ऑफ एंटिटी कुछ भी हो सकता है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, ट्रस्ट भी, कंपनी भी, एक्सेट्रा भी। इवन बेटा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकता है या चैरिटेबल भी हो सकता है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो ना? और उसके नीचे बोला गया फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल। याद रखना, मैंने ये बात ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि ऑडिट वर्ड तभी बोला जाएगा जब एक ऑडिटर उस स्टेटमेंट को लेकर अपना ओपिनियन देगा। क्या देगा? ओपिनियन। नहीं तो ऐसे मैनेजमेंट भी बेटा इंटरनल कंट्रोल के लिए किसी बंदे को रख सकती है, इंटरनल चेक करने के लिए किसी बंदे को रख सकती है। तो अगर एक इंटरनल अपॉइंटेड बंदा अगर किसी कंपनी, मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने एक इंप्लॉय मिस्टर राम को बोल दिया, हाँ भाई चेक करके सारे इंफॉर्मेशन सही है नहीं है, तो वो सही चेक करने के बाद कोई रिपोर्ट बना के जनरल मीटिंग में लेट डाउन नहीं करेगा। उसका इंटेंशन ट्रू एंड फेयर को बताना नहीं है। उसका इंटेंशन बेटा याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देना नहीं है। वो केवल एग्जैक्ट रिपोर्ट बेटा बता देगा कि नहीं सर वहां पे गलती है, वहां पे गलती है, कंपनी उसको ठीक कर लेगी। लेकिन जब बाहर वाला आएगा तो बेटा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देगा, जिस ओपिनियन को जनरल मीटिंग में लेट डाउन किया जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट को। बोलो ना, ये सुनो। तो याद रखना उसका ओपिनियन क्या होना चाहिए, तो हिज ओपिनियन इज ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन करे क्या? इस पे उसका ओपिनियन क्या होना चाहिए? बोलो बेटा बेस्ड होना चाहिए। तो एक बार आप इस पॉइंट को लिख लेंगे और इस पॉइंट को बेटा नंबर वाइज, सीरियल वाइज लिखेंगे। दिस विल बी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। और इस पॉइंट में बेटा केवल और केवल जो एक्सप्लेनेशन है उसी को अपने को लिखना है, दैट इज येलो फॉर्मेट में। ये आपका 4 एसेंशियल फीचर्स होता है ऑडिटिंग का। सुनिए, मैं अब आपको आगे कराने वाला हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट्स, ब्रैकेट में लिखेगा बेटा एसए 200, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, क्या बोलो बेटा? एसए 200। ऐसे बहुत है बेटा, ऐसे की मैं बकायदा आपको एक लिस्ट दूंगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को मैं बच्चों को जब भी करवाता हूं ना, तो इसको 2 पार्ट में करवाता हूं और आपको भी 2 पार्ट में लिखना है। पहले आपको लिखना है एज पर एसए 200 और यहां पे लिखना है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिटर के बेटा ऑडिट करते टाइम कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स भी होता है जिसको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में नहीं दिया गया। एसए 200 के हिसाब से ऑडिटिंग करते टाइम ऑडिटर की बेटा केवल 2 ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। एसए 200 कहता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200 कहता है कि जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट करता है तो उसके पास केवल 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और जानते हो बेटा दोनों ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक ऑडिटर ऑडिट इसलिए करता है कि वो ऑब्टेन करे, रिपीट द वर्ड, क्या? रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज का रीजनेबल एश्योरेंस? कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो फ्री है ना मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। और दूसरा कि वो रिपोर्ट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या करे बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करे एंड कम्युनिकेट करे उसको एज रिक्वायर्ड बाय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और एज रिक्वायर्ड बाय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या बेटा? वो मैनेजमेंट को प्लस स्टेक होल्डर को ऑडिटर क्या करता है? अपना रिपोर्ट कम्युनिकेट करता है। बस यही 2 ऑब्जेक्टिव है एज पर एसए। एज पर एसए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग कितने हैं? 2। ऑडिट करने का 2 ही उद्देश्य होता है, ये चेक किया जाएगी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही या नहीं,
और दूसरा जो भी फाइंडिंग्स हुई, जो भी ऑडिट रिपोर्ट हुआ, उसको बेटा क्या करो, एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिकेट करो, रिपोर्ट करो। मतलब क्या, मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर को बताओ, बस खत्म। लेकिन इसके अलावा ऑडिट की बेटा कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, लिखिए मत, सुनिए पहले। क्या मैं बोल सकता हूं प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड? ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है। एक ऑडिट इसलिए भी किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि बेटा वहां पे फ्रॉड ना हो। दूसरा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ऊपर था प्रिवेंशन, नीचे है डिटेक्शन। ऊपर था कि फ्रॉड ना हो, रिपीट अ वर्ड, फ्रॉड, और नीचे है कि अगर फ्रॉड हो भी गया, रिपीट अ वर्ड, क्या, तो बेटा कम से कम डिटेक्ट हो जाए, अर्ली स्टेज में पता चल जाए। तीसरा, चेक एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्री? चेक, क्या चेक? एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल। क्या आपको नहीं लगता बेटा ये एक ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है? एक्सेट्रा कर दीजिए। ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट के, इसको लिख लीजिए। उसके बाद बेटा वो ऐसे 240 आपको आगे चल के कवर होगा, वो एनालिसिस है। यहां पर एक लास्ट आपको नोट पॉइंट लिखना है, लिखेंगे सारे बच्चे नोट पॉइंट, और डालेंगे इन द केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स। ये आपके एग्जाम में आ चुका है बेटा ऑलरेडी। इन केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स, कॉमा, it was decided that auditor is a watchdog. Auditor is a watchdog, not a bloodhound. Not a bloodhound. HOUND बेटा, नॉट अ क्या बोलो बेटा? एक ऑडिटर वॉच डॉग है। सारे बच्चे बोलेंगे एक ऑडिटर क्या है? वो ब्लड हाउंड नहीं है। सवाल है सर इसका क्या मतलब, प्लीज ध्यान से सुनिए। एक केस हुआ था बेटा किंगस्टन कॉटन मिल्स का, और उस किंगस्टन कॉटन मिल्स में कहा गया था कि ऑडिटर खोजी कुत्ता है। एक केस हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल्स का, और उस किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस में कहा गया था कि ऑडिटर खोजी कुत्ता है, ऑडिटर खूनी कुत्ता नहीं है। हाँ बोलोगे सर ऑडिटर कुत्ता ही क्यों है, कुछ और भी तो एग्जांपल दे सकते हो। तो नालायक को यहां पर कुत्ता का एग्जांपल इसलिए दिया गया क्योंकि उसका काम होता है इंस्पेक्शन, सूंघना। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली याद रखना, ऑडिटर का काम मटेरियल मिस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना होता है। तो भाई मेरा काम फाइंड आउट करना है, मतलब क्या कि मैं खोजी कुत्ता तो हूं लेकिन मैं खूनी कुत्ता नहीं हूं। आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है बेटा, खोजी कुत्ता कभी भी आपको शक की निगाह से नहीं देखता, वो शक की निगाह से देखेगा ही तब जब आप में कुछ गड़बड़ियां उसको नजर आ गई। लेकिन खूनी कुत्ता हमेशा आपको शक की निगाह से देखता है। जैसे बंदी, वो हमेशा आपको बेटा शक की निगाह से देखती है कि ये कहीं और भी बात करता है। अगर एक बार आप 12 बजे रात को ऑनलाइन आ गए और उसने देख लिया आपको रहते हुए, और आपने उसको 10 बजे ही बाय बोल दिया था, खत्म, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि आप क्यों आए थे, किसी और से बात कर रहे थे तुम। नहीं आजकल मैं देख रही हूं तुमको, बोलो ना ये सुनो बेटा। मेरा सवाल है आपसे, वो वॉच डॉग है या ब्लड हाउंड है? ऑडिटर वॉच डॉग है, लेकिन बंदी खोजी कुत्ता, खूनी कुत्ता। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये बकायदा इसको केस हुआ था। हालांकि मेरा मानना है कि वो कुत्ता होना ही नहीं चाहिए, उसका कोई और एग्जांपल होना चाहिए था, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहां पे हम आज की क्लास को करते हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास में हाँ जी ऑब्वियसली बात बोली गई थी, अपने तरफ से नहीं बोल रहा मैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्या बोलो बेटा, स्कोप ऑफ ऑडिट। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। तो आज के डेमो वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, और अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, इन दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट डेमो लेक्चर में बहुत जल्दी। और हाँ, 5 जनवरी से हमारे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप उन बैचेस को एनरोल करते हैं टाइम से तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट, और हमारा टारगेट है इस बार सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑल द बेस्ट।